हेलो बच्चों, आपका अपने इस खूबसूरत चैनल क्यूबिक क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे डी ब्लॉक के डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक के लक्षण क्या होते हैं, संक्रमण धातुएं क्या होती है, प्रथम संक्रमण धातुएं क्या होती है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे, इत्मीनान से समझेंगे। तो आप लोग कॉपी और नोट्स अपना लेकर के बैठ जाइए, आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग। एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाहे आपसे डी ब्लॉक का लक्षण पूछ जाए, या चाहे आपसे प्रथम संक्रमण धातुओं का लक्षण पूछ जाए, चाहे संक्रमण धातुओं का लक्षण पूछ जाए, सबके लक्षण जो अभी बताए जा रहे हैं वही हैं। अलग से आपको कोई लक्षण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग विलयन पढ़ लिए, पूरा खत्म। विद्युत रसायन पढ़ लिए, पूरा खत्म। बलगतिकी पढ़ लिए, पूरा खत्म। और आज हम लोग पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के लिए। इसमें से पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। जो भी लेसन होगा, 5 6 7 जो भी होगा, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, डी ब्लॉक इंग्लिश में लिखोगे तब भी ब्लॉक रहेगा, हिंदी में लिखोगे तब भी ब्लॉक रहेगा। एलिमेंट, इसमें आप देखो जिससे क्या होता है, अगर हम लोग किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो बोलेंगे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और वही लिखते हैं। ऐसे तत्व, हाँ लिखते रहो, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके बाह्य कोश का सामान्य सूत्र NS1 2 या NS0 होता है, तथा इसके एक कक्षा के पहले के पहले का विन्यास N-1 S2 N-1 P6 N-1 1 2 10 होता है। वन टू 10 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा स्टार पॉइंट बना के लिखोगे। डी ब्लॉक तत्वों को यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है।
के बीच में रखा गया है। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप मतलब समूह होता है ना, 10 समूह, जिसमें से है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 समूह और 4 आवर्तों में बांटा गया है। एग्जाम्पल देखो, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है Fe, जानते ना? Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप बताओगे? बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s2 3d6, इसमें जाएगा। देखो 10 हुआ, 10 10 20 20 6 26 हो गया ये। अब आप अच्छा लिखो, इतना तब समझाएं। अब यहाँ पर देखो, अब हम Fe का देखो, हमें अभी Fe पता नहीं था किस ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब वो किस ग्रुप का, मतलब किस ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा जिस ब्लॉक में जाएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बात क्लियर? और उसके बाद देखो, जो सबसे जरूरी बात है इसमें, इसके बाह्य कोश का जो सूत्र होता है ना, वो होता है NS2 NS122 या NS0। इसके एक पहले कक्षा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ये। इसका मतलब है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाएगा, लेकिन उसके जस्ट एक पहले वो एस में जाएगा। देखो ये, इसको अगर लिखना चाहोगे तो ये ऐसे होगा। जो सही तरीका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, डी को ना तीन को साथ में रखो, d6 और ये हो जाएगा 4s2। अब मैंने बताया जो बाह्य कोश का सामान्य सूत्र है, यह तो ये होगा, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं हो सकते हैं। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर देखो एक n-1, n का मतलब यहाँ पर n कितना मिला है? 4, n-1 इससे एक कम कितना होगा? देखो 3, s2 है कि नहीं है, np6 है कि नहीं है, n-1 3d 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक फिल हो सकते हैं। लेकिन देखो ज्यादा नहीं होगा, 10 तक हो सकते हैं, देखो 6 तक है। तो ये होता है, ये यहां से लिखा गया है, ये और ये, मतलब बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र होता है वो NS122 होता है या NS0 होता है। लेकिन इसके जस्ट एक पहली कक्षा का देखोगे ये होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भैया ये दिया गया तत्व, ये आपको ऐसा नहीं दिया गया, आपको इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया गया है, आप बताइए यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ब्लॉक बताइए। यह किस ग्रुप का है? ग्रुप बताइए। यह किस पीरियड का है, मतलब आवर्त का है, उसको बताइए। ये सब बता दोगे? ये सब आता है, एग्जाम में आता है, 1 नंबर में आता है, यही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी आपको, अब तो ये आपको पता है किसका, लेकिन सिर्फ आप ये जानो सर ये डी ब्लॉक का है। आवर्त पूछो तो नहीं बता पाओगे, ग्रुप पूछो तो नहीं बता पाओगे, अब बताओगे। अगर आपसे ब्लॉक पूछा जाएगा, चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, तो ये डी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और दूसरी बात, ग्रुप कौन सा होगा? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है तो डी ब्लॉक का रूल होता है उससे एक पहली कक्षा को जोड़ करके हम लोग ब्लॉक लिखते हैं, क्या? ग्रुप लिखते हैं। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का ये रूल होता है उससे एक पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो जिस ब्लॉक का है, उस दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके ग्रुप बताते हैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप कौन सा होगा? 8वां ग्रुप है। पीरियड का मतलब है कि जो यस का होगा ना लास्ट में, ये अब ये वाला देखोगे, ये किस आवर्त का है? चौथे आवर्त का है। ये आप चाहे इसको पीरियड बोलो, चाहे इसको आप बोल दीजिए आवर्त बोल दीजिए, चाहे आप इसको बोलो मुख्य क्वांटम संख्या, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड वगैरह बताते हैं। इतनी बातें समझे, आगे चलते हैं।
इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व लिख देते हैं, परिभाषा लिख लो। ऐसे तत्व जिनका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से आंशिक रूप मतलब, चलो अभी बताते हैं। आंशिक रूप से भरा होता है, अच्छा तत्व भूल गया। ऐसे तत्व जिनका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल बता दें, बहुत सारा है। जैसे मान लो स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, यम लिखोगे, ये सारी चीजें। अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग देखे थे यफी का, हम लोग देखे थे नहीं देखे, निकाले थे ना 26। इसका निकाले थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब एक तत्व और लेते हैं, जेडीएन का लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं जेडीएन का कितना होता है, 30 होता है। इसका करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये होगा 4s2 और ये होगा 3d। मैंने संक्रमण तत्व की परिभाषा बताया, ऐसे तत्व जिनका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होगा। आंशिक का मतलब होगा पूरी तरह से नहीं भरा होगा, कुछ ना कुछ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन खाली मिलेगा आपको। आंशिक का मतलब पूरी तरह से नहीं भरा होगा, कुछ ना कुछ खाली होगा, 2-4 इलेक्ट्रॉन खाली होगा। जैसे डी ऑर्बिटल में 5 होता है कि नहीं होता है, 5 मतलब ये 5 डिब्बे होते हैं, ये 1 2 3 4 5, तो इसमें कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब हाँ। ये क्या है कि ये पूरा नहीं भरा, ये देखो पूरा भर गया, पूरा नहीं भरेगा, खाली रहेगा, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, खाली रहेंगे, इसे बोलते हैं आंशिक रूप से भरा हुआ। तो अब यहां देखो ये डी ऑर्बिटल है कि नहीं है, 5 का अच्छा, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 6 इलेक्ट्रॉन, देखो कितना इलेक्ट्रॉन, ये 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पूरा भरा नहीं है। लेकिन इसको देखोगे, ये अगर आप इसमें देखोगे तो ये सब क्या है, चूंकि मैक्सिमम डी में 10 हो सकते हैं और ये 10 के 10 क्या है, भरे हुए हैं। अब आपको ये तय करना है कि मैंने आपको बताया कि सर जिनका डी ऑर्बिटल खाली होगा केवल वही संक्रमण तत्व होंगे और जिनका खाली नहीं होगा वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे। तो यहां पर जो यफी है वो ये संक्रमण तत्व है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं, लेकिन ये भी ना डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। कहने का मतलब है अभी मैंने बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना उनको 10 ग्रुपों में डिवाइड किया गया, किसमें किसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो ग्रुप के एलिमेंट है ना, 11 ग्रुप, 3 से लेकर 11 तक, ये सभी संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व ये सभी हैं। लेकिन ये जो 12 का ग्रुप है इसे बोलते हैं ना जेडीएन का परिवार, जिंक का परिवार बोलते हैं। इसमें कितने 4 तत्व हैं उसको लिख देते हैं अभी। तो ये जो 4 तत्व हैं ये संक्रमण तत्व नहीं है। जो जिंक परिवार के एलिमेंट है 4 तत्व है, जो 4 तत्व है वो जो है संक्रमण तत्व नहीं है। बाकी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां तक आप संक्रमण तत्व कह सकते हो। यहां से एक परिभाषा निकल के आती है जो हम हमेशा लगभग बताते हैं, जितने भी देखो यहां तक ये 3 4 5 11 तक संक्रमण तत्व हैं, जितने भी संक्रमण तत्व हैं सभी डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट संक्रमण तत्व
नहीं होंगे, ये निकल के आता है। मतलब जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो संक्रमण नहीं होंगे, लेकिन जितने भी संक्रमण सब क्या होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट। मतलब क्लियर हो कि नहीं हुआ? डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण नहीं बोलते हैं। कहां तक बोलेंगे? 11 तक बस। कॉपर, कॉपर है, इसी में आता है 11 में। यहां पर लिखते हैं ना, यहां पर Fe संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व है, लेकिन Zn संक्रमण तत्व नहीं है। नोट यहां पे लिखोगे, वर्ग 12 के तत्व इसमें लिख दे रहे हैं। आएगा Zn और उसके बाद Cd, उसके बाद आएगा Zn Cd और Hg और आएगा Cn। ये Cn अच्छे से लिखिएगा, Cn। वर्ग 12 के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। वर्ग 12 के तत्वों को छोड़कर सभी वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे आप लिखोगे लक्षण। किसका लक्षण? डी ब्लॉक एलिमेंट के लक्षण। डी ब्लॉक एलिमेंट के लक्षण, लक्षण लिखोगे। इसमें पहला लक्षण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसमें वही चीज लिख दो जो ऊपर लिखे थे। डी ब्लॉक एलिमेंट के के बाह्य कोश का विन्यास, अब इसी में हम कॉपर का करा देंगे विन्यास। बाह्य कोश का विन्यास NS1 टू NS0 यह, तथा इसके पहले का विन्यास, कोश का विन्यास, इसके पहले का विन्यास N-1 S2 N-1 P6 N-1 D1 to 10 होता है। जैसे Mn का करेंगे हम लोग, कॉपर का करेंगे, और किसका कर दिया जाए? CD। इसका 48 होता है, कॉपर का 29 होता है, और Mn का कितना होता है? देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। जो अपवाद होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब करके दिखाओ, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो, मुझे आओ देखते हैं। तुम लोग बहुत जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। 1s2 2s2 2p 3s2 कामा, कहाँ कामा लगता है? कामा उमा नहीं लगता है, डरो मत, कामा उमा कुछ नहीं लगता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये होगा 4s2, और कितना होगा? डी में कितना जाएगा? कितना हो गया? 5 जाएगा। खुश। इसका करते हैं,
जो अपवाद रहा के ना उससे डरा करो थोड़ा सा। कितने लोग ये वाला लिखे हैं? ये इसका गलत है। हाँ, बचपने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं थे तभी बता दिएगा सर ये अपवाद है, अपवाद है। 9 नहीं समझ में, 10 में थोड़ा समझ में, 11 में थोड़ा सा, 12 में पूरा पूरा आ गया। इसमें क्या होता है बालक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा एक्टिव होता है, इससे मतलब ज्यादा ऊर्जा वाला होता है। ये इससे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है अपना ऑर्बिटल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कर लेता है। चूंकि ना देखो 9 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये अब ये कहता है इसमें एक दो हो सकता है चल जाएगा, लेकिन इसमें 10 कंप्लीट होना चाहिए, इसमें 10 कंप्लीट होगा तो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसका बन जाएगा ये। हाँ, तो ये हो जाएगा। इसका करते हैं 48 टू फिल करना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। अब कितना हो गया बता दो भैया, ऐड करके 10 हो गया, ये 30 तक हो गया, 30 30 6 कितना हो गया, 36 हो गया। अब इसके बाद आएगा 5s2 ना, हाँ उसके बाद आएगा 4 और नो इसमें आएगा 4d10। अब कितना हो गया काउंट कर लो, ये 10 हो गया, 10 हो गया और ये 10 20 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, 40 40 60 48 हो गया मुझे लगता है, हो गया। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, लिख लो भैया। अच्छा मैं आपसे यहाँ कुछ और पूछ लूं, इस कैडमियम का आप ब्लॉक बता दीजिए कौन सा ब्लॉक होगा, और उसके बाद ग्रुप बता दो, और उसके बाद पीरियड बता दो। आप ब्लॉक के लिए बता दो कि सर डी ब्लॉक होगा, दिक्कत नहीं है। ग्रुप कैसे बताओगे, मैंने ये बताया था अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। 10 दो कितना होगा ये 12। आवर्त कैसे बताते, ये यस वाला लेते हैं, ठीक है लिखो। डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण में हम लोग पहला लक्षण देख लिए थे ना, दूसरा लक्षण देखते हैं आज। दूसरा लक्षण, लिखोगे डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या, विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं क्योंकि क्योंकि इनके एन एस और n-1 इंटू डी दोनों ऑर्बिटल बॉन्ड में, बॉन्ड मतलब बंध में, बंध बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। अब भाई परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या हम देखते हैं, डी ब्लॉक तत्व जो है विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्योंकि इनके जो है ना एन-s ऑर्बिटल और n-d ऑर्बिटल दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं बंध बनाने में, ठीक। अब ऑक्सीकरण संख्या आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, सर 9 में पढ़े थे, 9 11 में पढ़े थे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आता है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो चाहे जॉन हो, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आता है, एक नंबर पक्का, चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे सीयूटी हो चाहे च्यूटी हो चाहे जो ठीक है, चाहे जो सब में आता भैया।
तो आक्सीकरण देख रहे, आक्सीकरण संख्या देखो, आक्सीकरण संख्या एक प्रकार की समझ लो संयोजकता ही होती है, लेकिन या आप ऐसा कह सकते हो आक्सीकरण संख्या जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं वही उनकी आक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन आक्सीकरण संख्या जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं एक निकाल के दिखा दे रहा हूं, K2Cr2O7 में किसका निकाल दूं, Cr का निकालो, अच्छा रहता हमेशा ना, यही तो निकाले होंगे, पहले एग्जाम्पल मुझे लगता है यही रहा होगा। K2Cr2O7 में Cr की आक्सीकरण संख्या निकालते हैं। आक्सीकरण संख्या हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये क्रोमियम है, डी ब्लॉक एलिमेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं है समझ में। तो यहां से क्रोम जिसका निकालना होता है उसको क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं। ये देखो ये पोटेशियम है, पोटेशियम बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा, तो अगर ये देता है तो इसकी संयोजकता +1 या इसकी आक्सीकरण संख्या +1 ये होगा। तो 2 है तो यहाँ आप 1 लगाओगे, प्लस हो गया। ये 7 ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो भैया क्या होगा, -2। लेकिन अगर संयोजकता होगा तो क्या लिखोगे भैया, हमेशा संयोजकता प्लस में ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आक्सीकरण संख्या माइनस में होगा। तो हम निकाल दीजिए, बराबर क्या करते हैं हम लोग, 0 करते हैं। ये कितना हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0। अब देखो ये 14 में से 2 घटा दो तो 2x बराबर कितना होगा, x बराबर क्रोमियम की संयोजकता 6 होती है, याद, इसकी संयोजकता सॉरी इसकी आक्सीकरण संख्या कितना आई, 6। तो कुछ इस तरह से आक्सीकरण संख्या निकालते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं आगे, हम यहाँ पर आपको एक नहीं 20 दिखाएंगे, डरना नहीं है। देखो कल हम लोग बात किए थे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें 4 आवर्त और 12 12 12 समूह होता है। इसमें लिखोगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, दोनों ऑर्बिटल क्योंकि भाग लेते हैं ऐसा होता है। डी ब्लॉक तत्वों की आक्सीकरण संख्या संख्या ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, अच्छा डी ब्लॉक तत्वों की आक्सीकरण संख्या ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। मुंह की बात तुम लोग निकाल लेते हो। डी ब्लॉक तत्वों की आक्सीकरण संख्या ऊपर से नीचे आने पर घटती है, लेकिन दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में यही पढ़ोगे, ये इतना पूरा लोचा नहीं पढ़ोगे। हाँ, दाएं से बाएं जाने पर, हाँ जाने पर वर्ग 7 तक बढ़ती है, उसके बाद घटने लगती है। ठीक है, अब दिखाते हैं कैसे होता है। ये हो गया आवर्त, एक आवर्त की बात करने वाला, ये आवर्त 4 हो गया। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्ग, वर्ग 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा अच्छा लगेगा ना, आवर्त 4 की, आवर्त 4 के एलिमेंट याद होगा लगभग सबको, वो वाला ट्रिक याद किए हो ना। और क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो,
ये आवर्त चार के सभी तत्व, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। हाँ? क्या? हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको सुनो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये क्या है? ये आयरन है। ये क्या है? कॉपर है। कोबाल्ट है। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। 30 तक, अभी और आगे चले तब बताइए। यहाँ देख रहे हो, मैंने देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ोगे। ऑक्सीकरण संख्या ऊपर से नीचे आने पर घटती है। स्कैंडियम की ऑक्सीकरण संख्या केवल और केवल +3 होती है। हाँ, ज्यादा 3 5 नहीं करना है, इसकी घटेगी नहीं। अब इसके देखो, अब हमने एक चीज और बताया, लेकिन बाएं दाएं से बाएं जाने पर आप इधर इधर से चलोगे ना, कल ये बायां है, बाएं से दाएं चलेंगे। हे प्रभु, ओ हो गया, इसी में बना नहीं, बाएं से दाएं नहीं बना पा रहे हो। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ती है। अच्छा देखो, इसकी +3, अभी इधर समझ, इसकी +3 है, इधर इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? लेकिन कहाँ तक बढ़ेगी? हाँ, नहीं को हमेशा जोड़ते चले जाए। ये 7, उसके बाद हाँ ये क्या होगा? ये 7 से कम एक ही तो घटाए हैं। ये घटेगा तो घटा रहे हैं ना, इसमें से एक घटाओगे तो प्लस ही तो रहेगा। इतना कमजोर हो गया है मैथ। अब एक चीज और, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। 3 है तो कितना होगा? 4 है तो कितना होगा? ये कितना होगा? फिर उसके बाद यहाँ भी 2 लगा दें। इसका 2 तक। इसका कहाँ? 5 4 3 2। इसका 5। ये नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये फिर कि कभी भी ऑक्सीकरण संख्या 5 नहीं होती है, ठीक? तो मैं वैकेंट रख दे रहा हूँ। ठीक, और आते हैं उसके बाद कितना होगा? उसके बाद इसमें आओ, इसमें ये। अब आप यहाँ तो तुम लोग बता दी +2 +3 +4, अपने मन से जब करोगे ना तब पता चलेगा। यहाँ लिखो इसको पहले जल्दी से। अब यहाँ पर देख रहे हो, देख रहे हो कितना है? इसमें मैं पूछ लूं कि आवर्त 4 में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा होती है? ये अकेला ऐसा तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या, आप समझ रहे हो, कहीं आपको 7 मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा, कहीं 4 मिलेगा, कहीं 3, कहीं 2। तो कभी भी ऑक्सीकरण संख्या आप किसी भी यौगिक में निकाल रहे हैं, मान लो यमन का निकाला 6 आ गया, तो अब यही मत रट लीजिएगा सर कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 वही होती है। 11 में तो यही रटे थे ना हम लोग। इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा पक्का। तुम कैसे गलत निकाल दिए? तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ऑक्सीकरण संख्या हमेशा बदलती रहती है डी ब्लॉक तत्वों की। तो लिखो जल्दी से, पीएचडी कर रहे हो इसी की। तीसरा आप बनाओगे, तीसरा ठीक है। खुशी की बात यह है, इसमें लिखते हैं डी ब्लॉक के सब डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है? धातुएं हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाह्य कक्षक में, इनके बाह्य कोश में या बाह्य कक्षक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और संयोजी कोश
रिक्त होते हैं। ठीक, ये बात। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और संयोजक कोश रिक्त होते हैं। चौथा लक्षण लिखते हैं, इस लेसन से मुझे लगता है 7 या 8 नंबर का कुछ आता है इसी लेसनों से। हाँ, रंगीन आय रंगीन आयन व रंगीन यौगिक का निर्माण। रंगीन आयन या रंगीन यौगिक का निर्माण। देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, आप जानते हो उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पूरी तरह से भरा नहीं होता है, खाली होता है। और अगर डी ब्लॉक खाली होगा तो उनके जो यौगिक बनेंगे वो रंगीन होंगे। इसको लिखते हैं, इसको समझाते कैसे होता है। तो यहां पर डी ऑर्बिटल के तत्व रंगीन होते हैं, डी ऑर्बिटल के तत्व रंगीन होते हैं क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल यहाँ ब्लॉक रहेगा। अरे क्या, अरे करो, यहाँ मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँ, डी ब्लॉक के तत्व, हाँ डी ब्लॉक के तत्व रंगीन होते हैं क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, लिख देते सीधा सीधा, अपूर्ण होता है। जैसे जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, Cu2+ और Cu+, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाइए जल्दी से। एक ही कहा है, उस पर 2 चार्ज लगा, इस पर 1 चार्ज लगा है। और इस ज्यादा इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है दोनों का 29 होता है, दोनों का। परमाणु क्रमांक दोनों का 29 होता है, लेकिन 2 निकल गया तो बचा कितना इसके पास, 1 निकल गया तो बचा कितना, ये वो। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूप्रिक आयन, इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस। इसमें 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इसमें 28 का। चलो मैं कर देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। उसके बाद डी में कितना जाएगा, 9 जाएगा। देखो कहाँ 9 जाएगा, 7 जाएगा। ये देखो 10 हो गया, 10 20 और यहाँ कितना रहेगा, 27 हो गया, 27 हो गया। और उसके बाद या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 1s2 और इसमें कितना जाएगा। अब देखो थोड़ा सा खेला शुरू होगा, पहले समझ लीजिए। खेला शुरू होगा, खेला ये शुरू होगा, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि भैया ये अपवाद है, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास जाएगा पूरा, तो ये बनाएगा 3d, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बनाएगा 3d।
इस तरह से इसका जो ऑर्बिटल होता है वो फिल हो जाता है पूरा, और इसका जो होता है वैकेंट रहता है, खाली रहता है। तो ये देखो भाई, ये इसका ऑर्बिटल जो है, ये इसका डी ऑर्बिटल खाली है, इसलिए ये नीले रंग का होता है, और इसका डी ऑर्बिटल पूरा फिल है, इसलिए ये सफेद रंग का होता है। ऐसे आप बना करके लिख लीजिए। हाँ, हाँ दिखाई देता है। अगर इसका कोई सोल्यूशन लेंगे ना जिसमें कॉपर होगा, जिसमें उसकी संयोजकता 2 होगी और दूसरे की संयोजकता ये होगा, तो उसमें से ना, जैसे आप कोई जैसे जल का विलयन हो गया, तो उसमें नीला रंग छोड़ देगा, नीले रंग का हो जाएगा, और उसमें सफेद रंग का हो जाएगा, वो दिखाई देता है। लिखो, इसको ऐसे लिख लो आराम से बना के। देखो आप बताते हैं। अभी आप ये देखो थोड़ा सीधा, इसका होता भैया कितना, 27 होता है, लेकिन ये 2 ठू पहले से निकाल दिया है, बचा कितना, कितना बचा, 25। अब आप करोगे 25 का, ठीक, ये करोगे 1s2, यही 25 तक यहाँ हुआ था ना, ये तो ये हो गया, तो यहाँ करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये 10 हो गया, ये भी कितना हो गया, 10, 20 हो गया, और कितना चाहिए, 5। ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3d कितना होगा, या ओनली d कितना होगा। ये किस कलर का होता है, मैंने बताया भैया, ये कलर आपको यहाँ आ, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3d है, मुझे डी से मतलब 3 हो 4 हो, इससे कोई मतलब नहीं है ना। ये होता है गुलाबी रंग का, इसी में, इससे पहले ही मैंने बताया ना, ये लाइब्रेरी में प्रयोग के द्वारा होता है। याद करना पड़ेगा, जैसे अभी कुछ हम आपको बताए थे, अपक्रिया की कोटि कैसे बताओगे, उसका प्रयोग द्वारा निर्धारित निर्धारित होता है ना, उसका कोई तरीका नहीं है, तो 2 4 10 रिएक्शन रटे रहो, याद किए रहो, ऐसे नहीं दिलो। अगर सोल्यूशन होता तब कुछ दिखाते ना, जल के साथ ऐसा होता है। आओ देखते हैं, अनचुंबकीय गुण देखते हैं। हाँ अनचुंबकीय गुण देखो, अनचुंबकीय गुण देखो, ए चल शांत रहो। अनचुंबकीय का मतलब क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, दो ये पढ़ेंगे, लौह चुंबकीय एक होता है, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, तीनों पढ़ाएंगे, लेकिन डिफिनीशन अलग होगी, बातें अलग होंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात होगी, वहां पर पदार्थ की बात होगी, किसी भी तत्व की बात होगी, लो किसी पदार्थ की बात होगी, जैसे ठोस द्रव, ठोस ठोस की बात, जैसे लोहा हो गया। तो यहाँ पर देखो, अनुचुंबकीय की बात कर रहे हैं और प्रतिचुंबकीय की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष हम लोग। अगर किसी भी तत्व का डी ऑर्बिटल खाली है तो वो होगा, और अगर किसी भी तत्व का डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है, वो कैसा होगा, समझ गए कि नहीं समझे। अच्छा, ये कैसे अनुचुंबकीय होगा, कैसे प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय का मतलब होगा इसमें ना तो आकर्षण प्रतिकर्षण कुछ नहीं होगा, प्रतिकर्षण हो सकता है ना, जैसे मान लो, जैसे हमारे पास बहुत संपत्ति है, तो हमारे हमारा किसी से मतलब नहीं है, जैसे तुम लोग पास बहुत अथाह ज्ञान है, तो उस किसी से मतलब नहीं है, आप नहीं चलोगे आराम से फार्म। वैसे ये भी होता है, इसका ऑर्बिटल भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन 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 बगल से गुजरता रहेगा, कुछ कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट खाली रहता है, एक को इलेक्ट्रॉन जाएगा, आ गया तो ठीक ही रहा। तो इसमें ये ऐसा होता है, ये खींच लेगा, ऐसा सारी चीजें ना, तो इसमें लिखते हैं वही चीज, अनुचुंबकीय गुण लिखा जाए। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल खाली होते हैं,
ठीक है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल एक देखे थे ना, Cu2+, इसको हम लोग Cu सेकेंड भी बोलते हैं, और Cu फर्स्ट, ये इसमें देखे तो जो d ऑर्बिटल था Cu इसमें 9 था, और इसमें क्या था ये, अभी हम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब ये इसमें d ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या होगा, अनचुंबकी प्रचुंबकी, अनचुंबकी, और इसमें d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है तो प्रतिचुंबकी। ठीक है, ये बात लिख लो, जैसे एग्जांपल हो गया, ये क्यूप्रिक आयन है, ये क्यूप्रस आयन है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, संकुल आयन। संकुल आयन और संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें संकुल आयन और संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, और संकर्ण धातु की जो आयनों पर कुछ धनावेश होता है, और इनकी त्रिज्याएं क्या होती, बहुत छोटी भी होती है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स, ये होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब होता है कि उपसहसंयोजन यौगिक। यहां पर इसका मतलब है उपसहसंयोजन यौगिक। हम लोग इसको आगे उपसहसंयोजन नाम का यौगिक पूरा लेसन ही है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विस्तार से अच्छे से। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है जो लिगेंड के द्वारा बने होते हैं। इस संकुल आयन को कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, या इसे आप बोल सकते हो उपसहसंयोजन आयन, या इसे आप बोल सकते हो लिगेंड। ठीक है, लिगेंड। तो उपसंयोजन यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। रीजन इसका है डी ऑर्बिटल खाली होता है, धना संकर्ण धातु आयनों पर क्या होता है, उच्च धनावेश होता है, परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है। जैसे एक है K4Fe(CN6), CuNH3 और SO4 है, ये सब कॉम्प्लेक्स आयन है। उपसंयोजन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी संरचनाएं बहुत जटिल होती हैं। ठीक है, तो अगला हम उत्प्रेरक गुण देखते हैं। उत्प्रेरक गुण की बात करें तो संकर्ण धातुओं और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। इनकी इसका रीजन ये है कि इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या और मुक्त संयोजकता के कारण होता है। मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट मैंने पहले आपको मैं बता चुका हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी के कारण ये उत्प्रेरक गुण पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, हेबर गैस से आप अमोनिया बनाए होंगे तो उसमें यफी उत्प्रेरक होता है। यफी, यफी क्या है, यफी एक प्रकार का धातु है जो आवर्त चार का तत्व है। तो ये जब उत्प्रेरक उपस्थित होता है तो हमारा अमोनिया बनता है। यही होता है कि जो उत्प्रेरक गुण होते हैं संकर्ण धातुओं में या प्रथम संकर्ण धातुओं में या डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और तीसरा है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं भी बनाते हैं। ठीक है, मिश्र धातु क्या है, संकर्ण धातुएं एक दूसरे के साथ मिल करके बहुत सारी मिश्र धातुएं बनाती है। मिश्र धातु का मतलब जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलती है तो उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं ना। चूंकि इनकी धात्विक त्रिज्याएं क्या होती है, लगभग समाधि बहुत ज्यादा नहीं, पॉइंट में डिफरेंस होता है। जैसे मैं एक मिश्र धातु लिखा हूं पीतल, ये क्या होता है 70% क्या होता है, कॉपर होता है, और 30% जिंक होता है। इसका उपयोग तार, मशीन के पुर्जे और बर्तन बनाने में किया जाता है। और अगला है कांसा, जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं ना, इसमें कॉपर 88% होता है, और यसन मतलब टिन होता है 12% होता है। इसको बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में निर्माण किया जाता है। एक मैं मिश्र धातु और बता रहा हूं, वो है तीसरा, नाम सुने होंगे रोल्ड गोल्ड, जिसे गांव में महिलाएं रोल गोल्ड कहती है, वो उसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम सोना, कृत्रिम गोल्ड, इसे बोलते हैं कृत्रिम गोल्ड। यह क्या होता है, Cu, इसमें 90% क्या होता है, Cu कॉपर होता है, और 10% एल्युमिनियम होता है। 10% क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ये तीन चार जो हमारी मिश्र धातु है वो इंपॉर्टेंट है। रोल गोल्ड, जिसे हम लोग कृत्रिम गोल्ड बोलते हैं, कृत्रिम सोना बोलते हैं, उसमें Cu क्या होता है 90%, एल्युमिनियम क्या होता है 10% होता है। आई होप को आपको सारे गुण अच्छे से समझ में आए होंगे। पढ़िए एक बार और देख लीजिएगा, सभी चीजें आपको विस्तार से समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए।